Hello friends, welcome to our online YouTube channel of पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। मैं इलियास अली हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने कुछ ऐसे कीटों के बारे में जाना जो हमारी फसल को और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं और उनकी कंट्रोल को भी हमने जाना। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कीटों की जो हमारे भंडार करने वाले अनाज में लगते हैं, यानी कुछ ऐसे पेस्ट जो हमारे स्टोर ग्रेन्स में लगते हैं, जिनकी वजह से स्टोर किए गए अनाज को जब हम रखते हैं तो इन कीटों के माध्यम से हमें उनका मूल्य कम प्राप्त होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्टोर ग्रेन्स में राइस वीबिल की, यानी चावल की घुन की। इसको सूंड वाली सुरी और सुरसरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं, गेहूँ, चावल, धान, मक्का, ज्वार तथा जौ आदि पौधों पर ये पाया जाता है। इस कीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, यह कीट मध्य तापक्रम वाले समस्त देशों में पाया जाता है। भारत में लगभग ये सभी प्रदेशों में पाया जाता है। इसी वजह से ये इसका आदि स्थान भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो प्राप्ति हुई थी वो भारत के ही एक जगह हुई थी। बात करते हैं इसकी क्षति की, तो ये कीट भंडार करने वाले, स्टोर करने वाले अनाजों में, ग्रेन्स में लगता है और उनका बहुत बड़ा शत्रु भी है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सभी अनाज वाली फसलों को, सभी ग्रेन्स क्रॉप्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा रूप में हानि पहुंचाता है। चावल में इस कीट की वजह से घुन लग जाता है, खराब हो जाता है। इसी वजह से इसको चावल का घुन भी कह देते हैं। और चावल का घुन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इस कीट को चावल पर ही देखा गया था। इस कीट के प्रौढ़ और गर्भ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की जो लाइफ हिस्ट्री है वो 4th स्टेप यानी 4 स्टेपों में पूरी होती है। सबसे पहली एग यानी अंडा, ग्रब, प्यूपा और इसके बाद एडल्ट। इस कीट का एडल्ट जो होता है वह सर्वाधिक मात्रा में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। बात करते हैं इसके प्रौढ़ की, तो ये भूरे रंग का लंबा बेलनाकार कीट होता है। कभी कभी इसका रंग काला भी होता है। इसकी लंबाई बेसिकली 3.5 मिलीमीटर होती है। इसके सिरे के आगे लगभग 1 मिलीमीटर लंबी सूंड निकली रहती है और सिर पर, इसके हेड एरियाज पर एंटीनी उपस्थित होते हैं, जिसके सहारे ये अपने आगे का रास्ता खोज लेते हैं और फसल की खुशबू सूंघ करके उस पर आक्रमण कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में ये स्टोर करने वाली फसल को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब हम अपने अनाजों को, अपनी क्रॉप को स्टोर करते हैं, तो अगर आमतौर पर देखा जाए तो इनमें जो परजीवी होते हैं, जो पैरासाइट होते हैं, वही ही इनके प्राकृतिक शत्रु होते हैं। तो जब भी हम अनाज को या ग्रेन्स क्रॉप्स को हम स्टोर करें तो उनके पैरासाइट को ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी उत्पादन और हमें लागत मूल्य अपना अच्छे से अच्छा प्राप्त हो सके। इसके बाद बात करते हैं गेहूं के खपरे की, यानी खपरा बीटल ऑफ व्हीट। इसको खपरा, पई आदि नामों से जाना जाता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि
फसलों पर ये ज़्यादा से ज़्यादा रूप में लगता है। मुख्यतः ये भारत में पाया जाता है, लेकिन भारत के अलावा अफ्रीका, बर्मा, चीन आदि देशों में भी इसकी उत्पत्ति मिलती है और इसको देखा गया है। जहाँ का तापक्रम 32 से 45 डिग्री के आसपास रहता है, वहाँ इस कीट की उपस्थिति सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होती है। भारत में यह लगभग सभी प्रदेशों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का तापक्रम सर्वाधिक रहता है। बात करते हैं इसकी क्षति की, तो प्रायः यह देखा गया है कि ये कीट अनाज के ढेर के ऊपर करीब 1 फीट की गहराई तक क्षति पहुंचाता है। यह ढेर के अंदर ज़्यादा गहराई तक घुसकर नहीं खा सकता, क्योंकि इसके विकास के लिए ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जिस समय इसका प्रकोप अधिक हो जाता है तथा संख्या बढ़ जाती है, तो इसके सारे भंडारगृह में चलते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही दरवाजे और खिड़कियों के बाहर निकलते हुए भी ये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये सब जब होता है जब इसकी मात्रा, इस कीट की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित हो जाए। इस कीट की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो भी 4th स्टेप यानी 4 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 ग्रब, नंबर 3 एडल्ट और नंबर 4 प्यूपा, यानी एग, ग्रब, एडल्ट और प्यूपा। ऐसे 4 स्टेप्स में इसकी लाइफ हिस्ट्री जो है पूरी होती है। तो इस प्रकार से इनकी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 32 से 75 दिनों में, लेकिन इसमें मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए जो मेल की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो 32 से 75 दिनों में, और जो फीमेल की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है वो 33 से 84 दिनों में कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से ये लगभग 20 जनरेशन एक साल में अपनी उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो दोस्तों इसके कंट्रोल के लिए भी हमें शिकारी कीटों का सहारा लेना पड़ता है, जो इन कीटों को खा करके नष्ट कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरे गेहूं में लगने वाले कीट की, जिसका नाम है लेजर ग्रेन बोरर। इसके जो पोषक पौधे हैं गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना आदि, और कभी कभी ये हमारे पिसे हुए आटे में भी पाया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, जो प्रसार है, वह शीत वाले देशों में यानी ठंडे प्रदेशों में आमतौर पर पाया जाता है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में भी ये आमतौर पर देखा गया है। भारत में लगभग ये सभी स्थानों पर पाया जाता है। इसकी जो क्षति है, इस कीट की सूड़ी यानी ग्रब और प्रोण दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। इनके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं, परंतु प्रोण सूड़ी की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाता है। यानी जो हमारा एडल्ट होता है वह हमारी ग्रब की अपेक्षा सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका होता है। इस कीट की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो भी 4th स्टेप यानी 4 चरणों में पूरी होती है। एग, ग्रब, एडल्ट और प्यूपा। जो इसका एडल्ट होता है वह छोटा, बेलनाकार और गहरे बादामी रंग का, कभी कभी काले रंग का भी पाया जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वह 3 से 4 मिलीमीटर तक होती है। इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 16 से 50 दिनों में, लेकिन इस कीट के लिए भी मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो मेल की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है वह 16 से 50 दिनों में, और जो फीमेल की मेटामॉर्फोसिस है
वह 51 से 69 दिनों में कंप्लीट होती है। इस प्रकार से ये एक साल में, एक वर्ष में कम से कम 6 से 8 जनरेशन अपनी उत्पन्न करते हैं। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की, यानी इसके कंट्रोल की। तो दोस्तों, इसके लिए भी हमें हमारे प्राकृतिक शत्रु नेचुरल एनिमीज़ का सहारा लेना पड़ता है। जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो ग्रब परजीवी होते हैं, वो सब इनको खा करके हमें हमारी फसल को स्टोर करने में सुरक्षित करते हैं और अच्छे से अच्छा हमें मूल उत्पादन में सहायक होते हैं। इसके बाद बात करते हैं पल्सिस बीटल की, यानी दालों में लगने वाले घुन की। इस कीट को डौरा, चिरैया आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो अरहर, मूंग, उड़द, मटर आदि कीटों पर ये अपना अत्यधिक मात्रा में प्रकोप दिखाती है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, जो प्रचार प्रसार है, वह भारतवर्ष के अतिरिक्त अमेरिका, अफ्रीका, जापान, इटली और भारतवर्ष में लगभग उन क्षेत्रों में जहाँ पर दाल उत्पन्न होती है, यानी पल्सेस क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। सबसे पहले 1758 में चीन में इस कीट को देखा गया था। इसी वजह से इसकी जो जाति हुई वो चाइनेंसिस नाम से उत्पन्न हुई। भारत के लगभग सभी भागों में ये प्रजाति का कीट, जो कि हमारी ग्रेन्स क्रॉप्स को, हमारे दलहन फसल को नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का जो प्रकोप है वह खेतों में भी और भंडार गृहों में भी दोनों जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार गृहों में यह कीट नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ग्रेन्स होते हैं, जो हमारी फसल होती है, वह एक साथ एक जगह पे प्राप्त हो जाती। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा मात्रा में उसको हानि पहुंचाते रहते हैं। इस कीट का ग्रब और प्रोण दोनों ही हानिकारक होते हैं और दोनों के जो मुखांग होते हैं वह काटने और चबाने वाले होते हैं। इस वजह से ये हमारी दलहन फसल को सर्वाधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो 4 चरणों में पूरी होती है, यानी 4th स्टेप इसकी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। पहला एग, दूसरा ग्रब, 3rd प्यूपा एंड 4th एडल्ट। तो 4 चरणों में इसकी लाइफ हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वह 2 सीज़न के अकॉर्डिंग पाई जाती है, यानी समर में 25 से 34 दिन और विंटर में 49 से 58 दिन इस कीट के डेवलपमेंट में, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लगते हैं। इसके साथ ही एक साल में ये कम से कम 7 से 8 जनरेशन अपनी उत्पन्न करते हैं। इसके बाद इस क्रम में नेक्स्ट जो कीट आता है वो आपका अनाज का पतंगा, यानी ग्रेन मॉथ। इसका दूसरा नाम ग्रेन फ्लोर कैटरपिलर भी है। इस कीट को अन्न खाने वाले कीट और सुरसुरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वह गेहूँ, मक्का, चावल, जौ, ज्वार, आटा, जो हमारा पिसा हुआ होता है, इसमें भी ये पाया जाता है। इस कीट को सर्वप्रथम 1706 में फ्रांस में एंगमाइस प्रांत में देखा गया था। आजकल यह भारत में तो पाया ही जाता है, लेकिन भारत के साथ साथ लंका, वर्मा, जापान, अमेरिका आदि देशों में भी इसकी प्राप्ति होती है और भारत में लगभग सभी प्रांतों में यह पाया जाता है। इस कीट की जो क्षति होती है वह केवल सूड़ी ही इस कीट की नुकसान पहुंचाती है, जिसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। प्रोण से कोई हानि नहीं होती, यह केवल संतति बनाने में सहायक
करता है। यानी इस कीट का जो प्रौढ़ होता है, जो एडल्ट होता है, वह केवल अपनी संतान को उत्पन्न करने में ही सहायक होता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने में ही सहायता प्रदान करता है। इसका जो लाइफ हिस्ट्री है, जो जीवन इतिहास है, वो 4 चरणों में पूरी होती है: एग, ग्रब, प्यूपा और एडल्ट। इस प्रकार इस कीट की जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है वो 27 से 40 दिनों में कंप्लीट यानी पूर्ण होती है। ये 1 वर्ष में, 1 साल में कम से कम 4 से 5 जनरेशन अपनी उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो दोस्तों इसके कंट्रोल के लिए भी हम पैरासाइट यानी परजीवी का सहारा लेते हैं, और जो हमारे स्टोरेज होते हैं, जो भंडार गृह होते हैं, उनकी साफ़ सफाई, उनका रखरखाव इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। नमी की मात्रा थोड़ी सी भी मिलने पर यह पतंगा, ये जो कैटरपिलर होता है जिसको हम मॉथ और अनाज का पतंगा कहते हैं, ये अत्यधिक मात्रा में हमारी फसल को, स्टोर की हुई फसल को नुकसान, क्षति पहुंचाते हैं, और उसको नुकसान पहुंचाने के साथ साथ हमें हमारा बाज़ार रेट, यानी जब हम उस फसल को अन्य जगह बेचने जाते हैं तो हमें उस फसल का रेट उतना प्राप्त नहीं होता जैसा कि हमें हमारी फसल के आधार पर मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए और देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को देखने के लिए और आगामी लेक्चर को देखने के लिए अगर आपने हमारे कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के बाद जो बगल में बेल आइकन होता है उसको दबाना ना भूलें। और अगर कोई आपके डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चनरी है, कोई भी प्रश्न अगर आपके सवाल होता है, कोई भी प्रश्न अगर आपके मस्तिष्क में आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।